मूवी की शुरुआत में हम एक कार को अंधेरी रात में सुनसान रास्ते से गुजरते हुए देखते हैं। फिर वो कार एक जगह पर आकर रुकती है और उसमें से एक कपल निकलता है। वो आदमी डिक्की से सामान निकालने लगता है और औरत बैक सीट से किसी को उतारने लगती है। सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम बियॉर्न को देखते हैं जो अपनी बीवी लुइस और बेटी एग्नेस के साथ वेकेशन पर है। बियॉर्न के पास एक आदमी आता है जिसका नाम पैट्रिक है और वो बहुत ही प्यार और तहजीब से उसके बगल की चेयर मांगता है। बियॉर्न का रिएक्शन भी बहुत वार्म होता है और वो उसे चेयर दे देता है। फिर रात में उस होटल के सारे गेस्ट साथ में डिनर कर रहे होते हैं। पैट्रिक उन सबका शुक्रिया अदा करता है और टोस्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि रात में बियॉर्न सोने की कोशिश कर रहा है पर उसे नींद नहीं आ रही, इसीलिए वो बालकनी में आ जाता है और नीचे देखने पर उसे पैट्रिक दिखता है जो उसी की ओर देख रहा था। पर अगले ही पल वो वहाँ नहीं होता। अगले दिन घूमते वक्त एग्नेस का टॉय नीनस खो जाता है, पर क्योंकि उसे उस टॉय से हद से ज्यादा प्यार है और वो उसे हमेशा अपने साथ रखती है, इसीलिए बियॉर्न बहुत मेहनत करके उसे ढूंढ लाता है। जब वो लौट कर आता है तो वो पैट्रिक को लुइस से बात करते हुए पाता है। पैट्रिक के साथ उसकी बीवी कैरन और बेटा एबिल भी होता है। उन्हें पता चलता है कि एबिल को स्पीच प्रॉब्लम है, इसीलिए वो ठीक से बात नहीं कर पाता। जब पैट्रिक को पता चलता है कि बियॉर्न अपनी बेटी के टॉय को इतनी मेहनत से ढूंढ कर लाया है तो वो उसकी तारीफ करता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बहुत बढ़ गई है। उनके बीच अच्छी जान पहचान हो जाती है और वो साथ में लंच के लिए जाते हैं। यहाँ पैट्रिक की बातों से पता चलता है कि वो डॉक्टर है। यहाँ पर लुइस भी बताती है कि वो वेजिटेरियन है, पर उसके अलावा वो फिश खाती है। पैट्रिक उसकी तारीफ करता है कि वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर फाइनली वो वेकेशन खत्म करके अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बियॉर्न को एक पार्सल मिलता है जो कि पैट्रिक ने भेजा था। उसमें दोनों फैमिलीज के ग्रुप फोटोज थे और पैट्रिक ने उन्हें वीकेंड पर अपने घर आने के लिए इनवाइट किया था। बियॉर्न को लगता है कि अगर वो जाने से मना कर देंगे तो रूड होगा और उन्हें बुरा लगेगा, और वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ पैट्रिक के घर के लिए रवाना हो जाता है। वो पहुंचते हैं तो पैट्रिक का घर बहुत ही सिक्लूडेड से एरिया में होता है। पैट्रिक और कैरन उनका बहुत ही वार्म वेलकम करते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हैं। कैरन बियॉर्न और लुइस को उनका रूम दिखाती है जो छोटा तो था, पर बियॉर्न और लुइस माइंड नहीं करते। फिर वो उन्हें एबिल के रूम में ले जाती है जहाँ उसने एग्नेस के लिए ज़मीन पर ही छोटा सा गद्दा लगा दिया था। लुइस और एग्नेस दोनों को अजीब लगता है, पर लुइस एग्नेस से कहती है कि हम कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि पैट्रिक ने मीट बनाया है और ये जानते हुए कि लुइस मीट नहीं खाती, वो इंसिस्ट करता है कि वो टेस्ट करे, और ताकि पैट्रिक को बुरा न लगे इसीलिए बियॉर्न भी लुइस को थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए कहता है और लुइस ना चाहते हुए भी उसे टेस्ट करती है। पर पैट्रिक और कैरन इस बात का कोई लिहाज नहीं कर रहे कि उनके मेहमानों को क्या बुरा लगेगा और क्या नहीं, यहाँ तक कि वो बियॉर्न को कचरा फेंकने के लिए बाहर भी भेजते हैं। उसी वक्त बियॉर्न की नज़र एक शेड पर पड़ती है। वो उसके अंदर देखने की कोशिश करता है, पर तभी वो एबिल को अपने पीछे खड़ा पाता है। एबिल अपना मुंह खोलता है और ऐसा लगता है कि वो चिल्लाने वाला है, पर उसका मुंह खुलने पर हम देखते हैं कि उसकी जीभ ही नहीं है। तभी एबिल को पैट्रिक की आवाज़ आती है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद वो चारों बैठकर यहाँ वहाँ की बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एबिल के रोने की आवाज़ आती है। बियॉर्न उसकी स्पीच कंडीशन के बारे में पूछता है तो पैट्रिक उसे बताता है कि एबिल को कंजेनाइटल एग्लोसिया है, जिसमें या तो इंसान बिना जीभ के पैदा होता है या फिर उसकी जीभ इतनी छोटी होती है कि वो ठीक से बोल नहीं सकता, इसीलिए वो कभी कभी रोता है। फिर देर रात एग्नेस सोने के लिए अपने मॉम डैड के पास आ जाती है क्योंकि उसे उस जमीन वाले गद्दे पर नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन वो बाहर घूमने जाते हैं तो एग्नेस झूले पर स्लाइड करना चाहती है, पर एबिल ने उसे ब्लॉक किया हुआ है। लुइस उसे हटने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर एबिल कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो पैट्रिक से ये बात कहती है तो वो एबिल को बहुत ही रफली वहाँ से उठाता है और एग्नेस से माफ़ी मांगने को कहता है। लुइस को पैट्रिक का एबिल के साथ ऐसा बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो लौटकर बियॉर्न से भी कहती है कि उसे वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा और वो घर वापस जाना चाहती है। तभी कैरन वहाँ आती है और उन्हें रेस्टोरेंट में डिनर का इनविटेशन देती है और बताती है कि वहाँ का लोकल फूड बहुत अच्छा है। बियॉर्न को समझ नहीं आ रहा कि वो उन्हें कैसे कहे कि वो वहाँ से जाना चाहते हैं, तो वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और लुइस से कहता है कि बस 1.5 ही दिन की तो बात है, इतना टाइम हम यहाँ रुके तो 1.5 दिन भी सरवाइव कर लेंगे। रात को सभी डिनर के लिए तैयार होते हैं। लुइस एग्नेस को भी तैयार करती है। तभी वहाँ बेबी सिटर मुहाजिद आता है और लुइस को पता चलता है कि बच्चे घर पर ही रुकेंगे और डिनर सिर्फ उन चारों के लिए है। लुइस अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, उसे जाना पड़ता है। रेस्टोरेंट में डिनर करते वक्त पैट्रिक लुइस के वेजिटेरियनिज्म को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुम फिश खाती हो तो वो एनवायरनमेंट के लिए कैसे अच्छा हुआ।
लुइस को बुरा तो लगता है पर वो कुछ कहती नहीं। फिर पैट्रिक और कैरिन बहुत ही क्लोज होकर डांस करने लगते हैं और बियॉर्न और लुइस के सामने ही इंटीमेट होने लगते हैं, जिससे बियॉर्न और लुइस बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। फिर आखिर में बिल पे करने के दौरान पैट्रिक बिल भी बियॉर्न से ही पे करवाता है। बियॉर्न को ये अजीब लगता है पर वो ये भी इग्नोर करता है। फिर लौटते वक्त ड्राइव के दौरान पैट्रिक ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा होता है और कार में बहुत लाउड म्यूजिक बजा रहा होता है। लुइस उसे वॉल्यूम थोड़ा धीमा करने के लिए कहती है पर वो उसकी बात को इग्नोर करता है। अब लुइस इस सबसे बहुत अपसेट हो जाती है। घर पहुंचकर लुइस देखती है कि एग्नेस जमीन वाले गद्दे पर सो गई है। वो शावर लेने के लिए बाथरूम में जाती है, तभी उसे पैट्रिक के ब्रश करने की आवाज आती है। लुइस जो शावर एरिया में है उसके प्रेजेंस से बहुत घबरा जाती है पर वो बस चुपचाप उसके जाने का इंतजार करती है। वो बियर्न के पास लौट कर आती है और जब वो दोनों प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो एग्नेस दरवाजा खटखटाती है। वो उनके पास सोना चाहती है पर वो दरवाजा नहीं खोलते। तभी बियॉर्न की नजर पैट्रिक पर पड़ती है जो उनके एक्ट को खिड़की से देख रहा होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बियॉर्न लुइस से इस बारे में कुछ नहीं कहता। फिर लुइस एग्नेस को लाने जाती है पर वो एबिल के कमरे में नहीं होती, तो वो पैट्रिक और कैरिन का रूम चेक करती है और अपनी बेटी को उनके बिस्तर में लेटा पाती है और इस दौरान पैट्रिक की बॉडी पर कपड़े भी नहीं होते। लुइस तुरंत एग्नेस को गोद में उठाती है और बियॉर्न के पास जाकर उससे घर वापस चलने की जिद करती है। वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाते ही एग्नेस कहती है कि उसका टॉय नीनस उसके साथ नहीं है। बियॉर्न कार रोककर लगेज में चेक करने लगता है पर वो टॉय वहाँ भी नहीं होता। लुइस उससे कहती है कि वो उसे नया टॉय ले देंगे पर एग्नेस रोने लगती है और बियॉर्न से उसका रोना नहीं देखा जाता, तो वो कार को वापस मोड़ लेता है। बियॉर्न उन दोनों को कार में ही रहने को कहकर वो टॉय ढूंढने के लिए घर के अंदर चला जाता है पर तभी एग्नेस को उसका टॉय कार की सीट के नीचे पड़ा हुआ मिल जाता है। अब लुइस बियॉर्न को लाने के लिए घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि बियॉर्न कैरिन और पैट्रिक से बात कर रहा है। पैट्रिक उनसे इस तरह जाने की वजह पूछता है तो बियॉर्न उसे फॉल्स एक्सक्यूजेस देने लगता है, जिससे पैट्रिक कन्विंस नहीं होता। तो लुइस अब उनसे साफ साफ कहती है कि उसे उनकी बहुत सी बातें ठीक नहीं लगी, जैसे कि उन्हें पता है कि वो वेजिटेरियन है फिर भी वो उसे मीट खिलाते रहे और उस दिन रेस्टोरेंट में भी उनका बिहेवियर उसे ठीक नहीं लगा। यहाँ कैरिन उससे उस सब के लिए माफी मांगती है और कहती है कि अगर उसे मीट नहीं खाना था तो वो साफ मना कर देती और रेस्टोरेंट में तो वो बस नॉर्मल कपल की तरह एंजॉय कर रहे थे, उसमें क्या गलत है। लुइस अब कहती है कि एग्नेस को जिस तरह उन्होंने अपने बिस्तर में सुलाया वो हद पार करने जैसा था। यहाँ कैरिन कहती है कि वो रात में रो रही थी इसलिए हमने उसे अपने पास सुला लिया था, पर जब वो तुम्हें बुला रही थी तब तुम कहाँ थी। लुइस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। अब पैट्रिक भी उनसे माफी मांगता है कि एक मेजबान के तौर पर उसने उन्हें डिसअपॉइंट किया, पर वो उनसे एक और दिन रुकने के लिए गुजारिश करता है और वादा करता है कि आज का दिन जरूर अच्छा होगा। अब लुइस को भी थोड़ा गिल्टी फील होता है और वो और बियॉर्न एक और दिन रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। लुइस और कैरिन मिलकर गार्डन साफ करने लगती हैं। उधर पैट्रिक और बियॉर्न ग्रोसरी लेकर लौट रहे होते हैं तो बियॉर्न पैट्रिक से कहता है कि वो अपनी जिंदगी से थक गया है, हर वक्त सबको बनावटी मुस्कान देते देते और उन लोगों के साथ डिनर करते हुए जिन्हें वो पसंद भी नहीं करता। पैट्रिक उससे यहाँ हमदर्दी जताता है और वो उसे एक क्वारी जैसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ उन्हें कोई सुन नहीं सकता था और वो उसे जोर से चिल्लाने के लिए कहता है ताकि उसके अंदर की सारी घुटन, सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल जाए। बियॉर्न वैसा ही करता है और उसे काफी बेहतर महसूस होता है। उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है। घर आकर वो पूल में बियर पीते हैं और एंजॉय करते हैं। उधर किचन में कैरिन की हेल्प करते वक्त लुइस की उंगली में चोट लग जाती है। बियॉर्न पैट्रिक को देखने के लिए कहता है क्योंकि वो डॉक्टर है, पर यहाँ पैट्रिक उन्हें बताता है कि वो डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो कोई काम करता ही नहीं। वो नए लोगों से मिलते वक्त एंग्शियस होता है, इसीलिए अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए उसने झूठ बोला था। ये सुनकर बियॉर्न और लुइस हैरान रह जाते हैं। लंच के बाद एग्नेस और एबिल उन्हें डांस दिखाने लगते हैं जो उन्होंने मिलकर तैयार किया था, पर पैट्रिक एबिल पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो ठीक से डांस नहीं कर रहा था और पैट्रिक उस पर बहुत बुरी तरह से भड़कता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मैन हैंडल भी करता है, जिसकी वजह से एबिल बुरी तरह से रोने लगता है। अब बियॉर्न खुद को रोक नहीं पाता और पैट्रिक को उसके ऐसे ट्रीटमेंट के लिए कन्फ्रंट करता है, पर पैट्रिक को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रोते हुए एबिल को फिर से डांस करने को कहता है। अब ये सब लुइस की बर्दाश्त के बाहर है और वो गुस्से में रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। रात को जब बियॉर्न सोने की कोशिश कर रहा था तब वो एबिल के रोने की आवाज सुनता है। वो पैट्रिक को एबिल के रूम की ओर जाते हुए देखता है और फिर उसे कुछ मारपीट की आवाज सुनाई देती है। बियॉर्न अपने कमरे से बाहर आता है तो टीवी चलता हुआ देखता है और उसे ऑफ कर देता है। तभी खिड़की से उसकी नजर शेड पर जाती है। आज उसका दरवाजा खुला हुआ है और लाइट भी ऑन है। वो वहाँ जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ बहुत सारे लगेज बैग्स, कैमरास
और फोटोग्राफ्स दिखती हैं और यहाँ पैट्रिक और कैरिन का असली राज उसके सामने आता है। उन सभी फोटोज में पैट्रिक और कैरिन उसी की फैमिली की तरह बहुत सारी अलग अलग फैमिलीज के साथ थे। उन सभी फैमिलीज में बस एक कपल और सिंगल चाइल्ड होता है और पैट्रिक और कैरिन के साथ भी हर फोटो में कोई अलग बच्चा था। यहाँ एक फोटो में उसे एबिल के असली माता पिता भी दिखते हैं और उस फोटो में एबिल काफी खुश दिख रहा था, पर पैट्रिक और कैरिन के साथ जो बच्ची थी उसकी हालत बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी अभी एबिल की है। यहाँ हम ये पूरी तरह समझ जाते हैं कि पैट्रिक और कैरिन सीरियल ऑफेंडर्स हैं। वो अक्सर बियॉन्ड जैसी फैमिलीज को मैनिपुलेट करते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। क्योंकि एबिल उनका असली बेटा नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ इस तरह बिहेव करते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि वो अलग देश और एथनिसिटी का हो और उसे उनकी भाषा ठीक से ना आती हो। शायद इसीलिए लुइस जब उसे स्लाइड से उतरने के लिए कह रही थी तो उसने रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो उससे क्या कह रही है। बियॉन्ड ये सब कुछ देखकर शॉक में है और वो तुरंत उस जगह से बाहर निकलता है तो उसे पूल में एबिल की लाश दिखती है, यानी पैट्रिक ने उसे मार दिया है। बियॉन्ड जल्दी से लुइस और एग्नेस के पास जाता है और उन्हें वहाँ से लेकर निकल जाता है। तभी रास्ते में वो एक कार को उनकी कार का पीछा करते हुए देखता है तो उसे लगता है कि वो कार पैट्रिक की है, इसीलिए वो अपनी कार को मेन रोड से हटाकर कच्चे रास्ते पर ले जाता है। पर वो कार उन्हें पास करके आगे निकल जाती है। इसका मतलब कि वो पैट्रिक की कार नहीं बल्कि कोई रैंडम कार थी। बियॉन्ड चैन की सांस लेता है, पर अचानक उनकी गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है। वो लुइस और एग्नेस को कार में ही रहने को कहता है और सामने के एक घर में मदद मांगने के लिए जाता है, पर वहाँ कोई नहीं था। और जब वो वापस आता है तो लुइस और एग्नेस कार में नहीं होते। अब बियॉन्ड पूरी तरह टूट जाता है और बीच सड़क पर आकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी सामने से एक कार आती है जिसमें से पैट्रिक निकलता है और लुइस और एग्नेस कैरिन के साथ पीछे की सीट पर बैठे हुए होते हैं। लुइस ने पैट्रिक और कैरिन को मदद के लिए बुला लिया था, क्योंकि बियॉन्ड ने तो उसे कुछ बताया ही नहीं, इसीलिए वो उनकी सच्चाई से अनजान थी। बियॉन्ड पैट्रिक से कहता है कि प्लीज मेरी फैमिली को नुकसान मत पहुंचाना। पैट्रिक कहता है कि सब ठीक रहेगा जब तक तुम हमारा कहा मानते रहोगे। बियॉन्ड के पास कोई चॉइस नहीं है, वो पैट्रिक के साथ कार में बैठ जाता है। लुइस कैरिन से एबिल के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो सो रहा है और मुहाजिद उसके साथ है, पर सच्चाई तो बस बियॉन्ड को पता थी। इसी बीच थोड़ी देर के लिए पैट्रिक कार रोककर बाहर जाता है और कार की चाबी कार में ही छोड़ जाता है। यहाँ बियॉन्ड के पास मौका होता है वहाँ से भागने का, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती। पैट्रिक वापस आ जाता है और उन्हें ऐसी जगह ले जाता है जहाँ मुहाजिद पहले से ही मौजूद था। अब लुइस और एग्नेस बहुत घबरा जाते हैं। लुइस पैट्रिक से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो पैट्रिक उसे रूडली चुप करने को कहता है। बियॉन्ड उससे लुइस से इस तरह से बात ना करने को बोलता है, तो पैट्रिक उसे जोर से पंच करता है। अब लुइस कार से निकलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा लॉक है। तभी मुहाजिद उनकी कार तक आता है और लुइस को पकड़ लेता है, और फिर जो होता है वो किसी का भी दिल दहला दे। कैरिन उन्हीं के सामने एग्नेस की जीभ काट देती है। मुहाजिद उसी हालत में रोती बिलखती एग्नेस को वहाँ से लुइस से छीनकर ले जाता है। लुइस जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है और बियॉन्ड तो इतने शौक में है जैसे वो बर्फ की तरह अपनी ही जगह पर जम गया हो। अब पैट्रिक सबको उसी क्वारी वाली जगह पर ले जाता है। बियॉन्ड पूछता है कि वो उनके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं, तो पैट्रिक जवाब देता है क्योंकि तुमने करने दिया। जाहिर है क्योंकि पैट्रिक ने उन्हें उनके घर आने के लिए फोर्स नहीं किया था और ना ही उसने किसी और काम के लिए उन्हें फोर्स किया। वो बस उन्हें मैनिपुलेट करता गया और वो होते गए। फिर पैट्रिक उन दोनों को अनड्रेस होने के लिए कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कपड़ों पर पैट्रिक और कैरिन के डीएनए मिल सकते थे। अगर किसी भी तरह की पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती तो उन्हें ट्रेस किया जा सकता था, पर वो दोनों बहुत ही शातिर सीरियल क्रिमिनल्स हैं, इसीलिए तो आज तक वो पकड़े नहीं गए। अब वो उन दोनों को उसी हालत में क्वारी के नीचे भेज देता है। बियॉन्ड लुइस से जो कुछ हुआ और जो कुछ होने वाला है उसके लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसको वहाँ से बचने के कई मौके मिले थे, पर उसने ऐसा नहीं किया और ना ही उसने रिटेलिएट किया। तभी एक पत्थर लुइस के सर पर आकर लगता है और वो नीचे गिर जाती है। पैट्रिक और लुइस लगातार उन्हें पत्थरों से हिट करते हैं, जिससे उन दोनों की बहुत दर्दनाक मौत होती है। आखिरी सीन में हम पैट्रिक और कैरिन को एक और वेकेशन पर जाते हुए देखते हैं, अपने अगले शिकार की खोज में। और अब एबिल की जगह एग्नेस उनके साथ है, बिल्कुल एबिल की ही तरह उदास और चुपचाप, उनकी बेटी का रोल प्ले करते हुए। और यहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं कि फिल्म के पहले सीन में कैरिन कार की पिछली सीट से किसी और को नहीं बल्कि एग्नेस को उतार रही थी। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्नेस के साथ भी अब वही सब होगा जो एबिल के साथ हुआ। उसकी जबान काट दी गई ताकि वो किसी को कुछ बोल ना पाए, और इसीलिए फिल्म का नाम स्पीक नो इविल है। एक तरह से हमने एबिल के थ्रू एग्नेस का फ्यूचर देखा है और उन लोगों का पास्ट और फ्यूचर भी जो पहले पैट्रिक और कैरिन के विक्टिम बन चुके थे और जो आगे उनके विक्टिम बनने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।